गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के केवल सेक्शन के हमको सेक्शन कैसे तैयार करना है। तो गाइज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोग इसमें एडमिशन लेके पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए और साथ साथ पढ़ते रहिए और इस चैनल पे मेरे साथ सेम ट्रांजेक्शन में बने रहिए। चलिए गाइज हम लोग पढ़ते हैं आज कि हमने देखा था इंडियन एविडेंस का एक्ट नंबर फर्स्ट यानी कि 1872। अभी जान लीजिए, अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पहले आप देखिएगा, 3 क्वेश्चन आपके लगातार मिलने वाले हैं जिसमें एक लागू होने की तिथि और एक प्रवर्तन की तिथि। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्योंकि आप गलत करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुआ 15 मार्च 1872 को। ध्यान दीजिएगा, लागू होने की तिथि 15 मार्च 1872 और प्रवर्तन की तिथि 1 सितंबर 1872 को ये प्रवर्तन में आया। तो एक होता है कि लागू तो हो गया लेकिन इन्फोर्स नहीं कराया गया, इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। जब इसका गजट नोटिफिकेशन होता है तो इसका मतलब ये पूरे होल इंडिया में ये लागू हो गया। तो आप बताएंगे प्रवर्तन की तिथि 1 सितंबर 1872 और लागू होने की तिथि 15 मार्च 1872। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक पूछ लेता है लागू होने की तिथि, एक होता है प्रवर्तन की तिथि। तो लागू होने की तिथि आप समझ ही गए हैं 15 मार्च, ध्यान दे लीजिएगा, और प्रवर्तन की तिथि 1 सितंबर 1872। 1872 दोनों ही हैं, बस डेट यहाँ वहाँ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन को हमें कैसे तैयार करना है। तो आज आप देखिए सेक्शन नंबर 31 तक मैं आपको एक एक लाइन में पढ़ाती हूँ और आपको तैयार भी हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए भी एक चीज़ बड़ी चुनौतीपूर्ण है कि आप लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए और आप तैयार करते रहिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं वो सारी चीज़ें एक तरीके से आपको लाइन टू लाइन मिलेंगी। तो देखा था हमने कोड, फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ और इंडिया। तो हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ देखी थी सेक्शन नंबर 3 में हम पढ़ के आए थे कि कोर्ट में क्या शामिल है, फैक्ट में क्या शामिल है। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, उसमें आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपके यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 से ही कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। शपथ पत्रों पर मध्यस्थों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, लैक्स फोरी है ना कि लैक्स लोशी, और ये प्रक्रियात्मक विधि है और कैसा प्रभाव रखती है, ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। तो 6 क्वेश्चन मैं भी आपको बता रही हूँ और 1 2 3 4 5 करके आप पढ़ते जाइए। सबसे पहले 1 सितंबर 1872 एक्ट नंबर फर्स्ट जेम्स स्टीफन ने बनाया है, लैक्स फोरी है और एक प्रक्रियात्मक विधि है, और उसके साथ साथ ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी कि भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। भूतलक्षी आने वाले समय में भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू रहेगा। और एक तरीके से रेवन वर्सेस का जो बेन वर्सेस खेवन का जो केस आता है, जो एक प्रोसीजर लॉ के साथ साथ एक प्रक्रियात्मक विधि के साथ साथ ये एक लैक्स फोरी है। तो बेन वर्सेस खेवन का केस आया था, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रही हूँ, बेन वर्सेस खेवन रेलवे कंपनी 1850 का केस आया था जिसमें बताया था कि जहां पर स्थानीय विधि, उस स्थान की विधि, उस देश की विधि जहां लागू होती है, जो न्यायालयों के सामने प्रिज्यूम है। तो जहां पर जो विधि है इसका मतलब वो लैक्स फोरी है। तो पूछा जाता है ये किस केस में कहा गया है, ये केस में कहा गया है आपका जो है बेन वर्सेस खेवन का जो केस आया था उसमें ये बात कही गई है। और एक तरीके से ये लैक्स फोरी है ना कि लैक्स लोसी है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी विधि है, लैक्स फोरी विधि है ना कि लैक्स लोसी है, और प्रक्रियात्मक विधि है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। अब बात आती है आपकी, यानी कि हमने देखा फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट, फैक्ट इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ और इंडिया। फिर हमने सेक्शन नंबर 4 में देख लिया था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव, यानी उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, ये हमने सेक्शन नंबर 4 में देख लिया। आज हमको केवल सेक्शन ही रिवाइज करना है कि सेक्शन पढ़ने का तरीका क्या है। तो सेक्शन नंबर 5 में आप देख लीजिएगा, रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का ही एविडेंस दिया जाएगा, किसी और का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। इसमें आज हम आपको एक केस भी समझाने वाले हैं, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस।
ठीक, उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 6 जिसे कहा जाता है रेस जेस्टे, यानी कि रेस जेस्टे एक ही समव्यवहार का भाग, और इस एक ही समव्यवहार का भाग कहा जाता है सेम ट्रांजैक्शन में जो भी घटना घटित हो रही है, यानी सेम टाइम सेम प्लेस अदर टाइम और अदर प्लेस की हम बात कहेंगे तो ये हो जाता है आपका एक तरीके से सेम ट्रांजैक्शन। और सेम ट्रांजैक्शन की बात अगर कहें तो एक माना जाता है कि ऐसा एक ही समव्यवहार का भाग बना हुआ है। फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 7 ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट, प्रसंग हेतुक और परिणाम। इसको भी हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। ओकेजन फैक्ट एंड उसका रिजल्ट क्या निकला वो देख लेंगे। सेक्शन नंबर 8 में देख लेंगे हम हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण, यानी कि इसमें हम कंडक्ट पढ़ लेंगे कि कंडक्ट क्या होता है, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी पूर्ववर्ती निर्णय और पश्चातवर्ती आपका कंडक्ट क्या था। तो दो बातें, सॉरी यहाँ पे हम बात कहेंगे कंडक्ट, कंडक्ट मतलब प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो कि प्रीवियस कंडक्ट होता है आपका पिछला चरित्र क्या था और अब का चरित्र आपका क्या है, तो ये भी हम देख लेंगे। आचरण रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्टर इशू में कब सुसंगत होता है। फिर हम देख लेंगे सेक्शन नंबर 9 में हम देख लेंगे आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड जिसको कहा जाता है शिनाख्त परेड। सेक्शन नंबर 9 में आपका ये पूछ लेता है कि शिनाख्त परेड किस सेक्शन में दिया गया है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे सेक्शन नंबर 9 में। फिर आपका आएगा सेक्शन नंबर 10 जिसको कहा जाता है कॉन्स्पिरेटर, यानी कि षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, और इसको एक तरीके से आप देखेंगे मेहरलाका के केस से, जिसको हम आपको सेक्शन नंबर 10 में भी बताने वाले हैं। मिर्जा अकबर वर्सेस मेहरलाका का केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है और ये भी हम आपको बताएंगे, और इस केस के लिए जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्पिरेटर क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी कैसे की जाती है। जैसे हम लोग आईपीसी का सेक्शन नंबर 120 ए पढ़ते हैं और 120 बी पढ़ते हैं, जिसमें षड्यंत्रकारी की गई या कही गई बातों के बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका नंबर सेक्शन नंबर 11 जिसमें बताया गया है प्ली ऑफ एलबी, जो तथ्य सुसंगत नहीं हैं वो कब असंगत हो जाते हैं, यानी कि इसका जो बात होती है सेक्शन नंबर 11 का प्ली ऑफ एलबी, तो ये मुख्यतः उन चीजों में होती है, उन केसेस में होती है जब अभियुक्त को अपना लाभ लेना होता है। जैसे कह देता है कि मैं तो जिस समय हत्या थी मैं तो था ही नहीं, मैं तो बॉम्बे में था, तो प्ली ऑफ एलबी का ये बचाव लेता है, और ये सेक्शन नंबर 11 जजमेंट में करने में बहुत हेल्प करता है। जब कॉग्निजेंस लिया जाता है तो एक होता है प्लेंटिफ का एविडेंस आता है, एक डिफेंडेंट का आता है, तो PW1 और जो है DW1, यानी कि जब बातें आती हैं तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि जिस समय घटना घटी थी क्या उस समय अभियुक्त मौजूद था, तो क्या करता है सेक्शन नंबर 11 का ही बचाव लेता है कि जिस समय घटना घटी थी मैं तो उस समय मौजूद ही नहीं था। तो सेक्शन नंबर 11 का जो रूप है एज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम पढ़ते हैं, यानी जब जजमेंट दिया जाता है तो दोनों के जो एविडेंस लिए जाते हैं, चाहे वो डिफेंडेंट के हों चाहे प्लेंटिफ के हों, तो ये बात पूछी जाती है कि जिस समय घटना घटी थी तो अभियुक्त कहाँ था, तो कहता भाई मैं तो जब घटना घटी थी मैं तो था ही, मैं तो विदेश में था, मैं तो बॉम्बे में था, मैं तो दिल्ली में था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो कि कोर्ट से निर्णय लेना चाहता है, और इसी तरीके से एक तरीके से जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा है न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय कैसे हुआ है, और न्याय का रूप इतना प्रबल होना चाहिए कि साक्ष्य से ही पता चल जाए कि साक्ष्य के बाद और कोई साक्ष्य लेने की आवश्यकता ना हो। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, देन फैक्ट इन इशू सेक्शन नंबर 5, तो जहां पर अगर सेक्शन नंबर 11 का यूज किया जा रहा है तो घटना घटित होने से पहले और घटना घटित होने के बाद की जो कड़ी होती है, ये समझ लीजिए कि वो अभियुक्त पर इतनी हावी होती है कि समझ में आना चाहिए कि अभियुक्त जिस समय घटना घटित हुई थी मौजूद था या नहीं था। मैं आपको जजमेंट पढ़ाऊंगी इसमें, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इतना अच्छा इसमें हम आपको जजमेंट आपको बताएंगे कि कैसे एविडेंस आता है,
कैसे एविडेंस को लिया जाता है और बर्डन ऑफ प्रूफ का भार किस पर होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 104 और 105, आप देखिएगा, तो अभियुक्त पर सबूत का भार जब होता है जब उसको ये बात साबित करनी होती है कि मैं तो था ही नहीं, क्योंकि 102 में बदलता रहता है। और एक तरीके से एक बात यहाँ ये आ जाती है कि बियॉन्ड डाउट, संदेह से परे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को साबित करना होता है कि ये अपराध इसी ने किया है। तो बदल गया ना बर्डन ऑफ प्रूफ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बात को साबित करना होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर है जो कि न्यायालय से निर्णय लेना चाहता है। इसी को कहा जाता है कि जब हम देखते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कि न्यायालय से जब निर्णय लेना हो तो ये बात पता होनी चाहिए, बताना चाहिए कि क्या जो साक्ष्य दिया जा रहा है वो सही दृष्टि से है या नहीं है। तो ऐसी बातों को देखते हुए न्यायालय का जो निर्णय होता है तो उसी के पक्ष में जाता है जिसका पलड़ा भारी हो, यानी जिसने साक्ष्य सही दिया हो। तो एविडेंस जो है विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित हो। लेकिन बात आती है इस बात के लिए कि जब सेक्शन नंबर 11 का प्ली ऑफ एलबी का बचाव लिया जाता है, जब अभियुक्त लेता है, तो आप समझ लीजिए ऐसा बचाव अभियुक्त के हित में भी जा सकता है और अहित में भी। जब वो कहता मैं तो था ही नहीं, घटना घटी, तो जब जजमेंट की कड़ी में ये बात आती है, सेक्शन नंबर 11 की बात बता रही हूँ, जब जजमेंट की कड़ी में ये बात आती है कि जब देखा जाता है कि जिस समय अभियुक्त मौजूद नहीं था तो घटना घटी, तो हुआ क्या था, तो कितना इसका प्रबल रूप होगा आप समझ लीजिए। तो अब आता है सेक्शन नंबर 12, यानी कि नुकसानी की रकम अवधारित करने का कोर्ट का जो मूल रूप होता है कि कितनी नुकसानी की रकम अवधारित की जाए। और जो नुकसानी की रकम होती है सिविल मामलों में कोर्ट इस बात को देखता है कि वास्तविक रूप से जो बातें हो रही हैं वो कितना नुकसान किसी व्यक्ति को हुआ है। तो जहां पर एक तरीके से आप देखिएगा, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो एक होता है लिक्विडेड डैमेजेस, एक होता है अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो लिक्विडेड डैमेजेस यानी नुकसानी निर्धारित है, लेकिन जब नुकसानी निर्धारित नहीं है, अनलिक्विडेड डैमेजेस, ये मामले आते हैं एक्सीडेंट क्लेम में। यानी कि जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और कितनी तेजी से गाड़ी चलाई जा रही है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, नशे में तो नहीं था, तो नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय का काम होता है कि अगर डैमेजेस लिक्विडेड है, सिविल मामलों की बात कर रही हूं मैं, लिक्विडेड डैमेजेस है तो उतना दे दिया जाएगा, लेकिन जहां पे निर्धारित ही नहीं है तो कोर्ट का डिस्क्रेशन पावर है, वो देगा। हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैसे दिया जाएगा। अब बात नंबर 13 की, यानी कि इसमें देखा जाता है राइट और अधिकार, रूढ़ी, कर्तव्य, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जुड़े हैं और रूढ़ियां जुड़ी हैं, कस्टम चले आ रहे हैं, प्रथाएं चली आ रही हैं। और ध्यान देने की बात है कि अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं। जहाँ राइट है वहाँ लाइबिलिटीज भी है, और जहाँ राइट है लाइबिलिटीज भी है, तो इसका मतलब आपका जो कस्टम चले आ रहे हैं, शुरू से आज आपके कस्टम चले आ रहे हैं, वो भी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। उसके साथ साथ यूजेस प्रथाएं हैं, यानी कि प्रथाओं को भी एक तरीके से रिलेवेंसी फैक्ट माना गया है सेक्शन नंबर 13 में। अब आता है सेक्शन नंबर 14, जिसमें दो केस आए थे, आर बनाम प्रभुदास और आर बनाम पंचुदास। समझिएगा, देखिए सब डिस्कशन कर रही हूं मैं। आर बनाम प्रभुदास, आर बनाम पंचुदास, जिसमें सेक्शन नंबर 14 में कहा जाता है मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना की दशा। एक महिला कोर्ट के सामने रोती हुई आती है, कहती है साहब मेरे पति का कुछ लोगों ने मारकर हत्या की है। तो क्या रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होगा? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होगा। तो जहां पर अगर आप देखेंगे कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि एक ट्रांजैक्शन में चला आ रहा है, तो कोर्ट के सामने आती है, वो कहती है कि मेरे पति को लोगों ने मार दिया, उसकी वो रोने की दशा, उसकी वो बात करने की दशा, उसका वो शरीर का आकार, क्योंकि जिस समय व्यक्ति के साथ घटना घटती है
तो वो उस समय इतना दुखी होता है कि वो सामने से पता चल जाता है। तो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग, तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। विधि शास्त्री पे भी यहाँ कह के चले गए हैं, व्यक्ति तो झूठ बोलेगा लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। तो व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाता है ये किस नेचर का व्यक्ति है। तो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग और इल विल यानी कि बेमनस रखता है, ये जानने वाली बात होती है। सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 में तो आप समझ ही सकते हैं, कार आकस्मिक था या सा से किया था, यानी इंटेंशनली काम किया गया है या जानबूझकर किया गया है या अनजाने में हो गया है। तो इसमें बीमा पॉलिसी के एक इलस्ट्रेशन देखेंगे सेक्शन 15 में आपको मिल जाएगा कि इसमें बीमा पॉलिसी के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं कि जानबूझकर काम किया गया था या उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। तो इंटेंशनली है या एक्सीडेंट है। तो एक आपने देखा है एक्ट ऑफ गॉड और एक आपने देखा है कि काल्पनिक है, अपने आप हुआ है या किसी ने जानबूझकर किया है। तो व्यक्ति का आशय जो होता है वो बता देता है कि ये कैसे काम करके आया है। तो जहां पर अगर कार आकस्मिक था, पता ही नहीं था या साथ से किया गया था, सेक्शन नंबर 15 हम लोग पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 16 में पढ़ेंगे कारोबार के अनुक्रम में किया गया कार, यानी कि अगर कारोबार के अनुक्रम में काम किया गया है, लेजर में लिखना है, मेंटेन करना है, कंप्यूटर में लिख दिया गया है, तो वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट माना जाएगा। और यहाँ से सेक्शन नंबर 16 हमारा क्लियर हो जाता है। अब आता है हमारा एडमिशन, जिसको कहा जाता है सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A और 23। तो एडमिशन हम देख लेंगे सेक्शन नंबर 17 में, और कौन कौन एडमिशन कर सकते हैं सेक्शन 18 में, 19 में हम देख लेंगे, 20 में हम निर्दिष्ट व्यक्ति देख लेंगे, 21 में रेफरी देख लेंगे, 22 में हम एडमिशन जो देखेंगे वो दस्तावेजों की देखेंगे, 22 में इलेक्ट्रॉनिक देख लेंगे। और सिविल मामलों में स्वीकृति विसंगत होती है, सुसंगत होती है कि नहीं होती है, ये हम देख लेंगे। तो सिविल मामलों में स्वीकृति कैसी होती है ये भी हम जान लेंगे, यानी कि सिविल मामले में स्वीकृति का जो रूप होगा वो कैसा होगा, सेक्शन नंबर 23 यहाँ पे आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो 23 में बता दिया गया है कि ये सुसंगत होती हैं सिविल मामलों में। और उसके बाद हम देख लेंगे सेक्शन नंबर 31, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है लेकिन क्या करती हैं, विबंध का काम करती हैं। और इसी के साथ हम देख लेंगे सेक्शन नंबर 58, जो तथ्य स्वीकृत हो गए उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ देख ली स्वीकृति। तो देख लीजिए आप, एडमिशन सेक्शन नंबर 17 से 13 तक हम 23 तक बता दिए गए हैं, और 31 और 58 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। एक एक लाइन में देखिए, आप रिवाइज कर लीजिए। सेक्शन नंबर 4 में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव, और सेक्शन नंबर 5 रिलेवेंसी फैक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू का ये एविडेंस दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 6 रेस जस्टे का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन नंबर 7 प्रसंग, हेतुक और परिणाम। सेक्शन नंबर 8 हेतुक तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण। सेक्शन नंबर 9 में आप देख लेंगे शिनाख्त परेड। सेक्शन नंबर 10 यानी कि आप देख लेंगे कॉन्स्पिरेटर। सेक्शन नंबर 11 में प्ली ऑफ एलबी। सेक्शन नंबर 12 में आप नुकसानी के लिए जो रकम अवधारित की जा रही है वो कोर्ट निर्धारित कर रहा है। सेक्शन नंबर 13 में आप देख लेंगे अधिकार और रूढ़ी, यानी कि प्रथाएं, रूढ़ी को जोड़ के पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 14 में मन की दशा, शरीर की दशा पढ़ेंगे। और 15 में कार आकस्मिक सासे, 16 में कारोबार के अनुक्रम में, और 17 में आप देख लेंगे एडमिशन। और एडमिशन की परिभाषा हम जेम्स स्टीफन के अनुसार बता चुके हैं। और उसके साथ आप देख लेंगे 18 में पक्षकार, 19 में जो अपोजिट पार्टी, 20 में होगा आपका निर्दिष्ट व्यक्ति, 21 में आपका रेफरी, 22 में डॉक्यूमेंट्री, 22 में इलेक्ट्रॉनिक, और 23 में सिविल मामलों में, और 31 में निश्चयिक सबूत नहीं है और विबंध का काम करती। और एक तरीके से आप 58 में देख लेंगे स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने आपको ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सारे बता दिए कि आपको कैसे कैसे इन्हें पढ़ना है, और पढ़ने के साथ आज आप इतना रिवाइज करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन मजबूत होती रहेगी। और आपको ये अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशनल सेंटर में
ज्ञान गोदावरी में ऑनलाइन एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइज आप ध्यान रखिए कि आप इसका लाभ लेते रहिए और दूसरों तक इसका लाभ पहुंचाते रहिए। आर बनाम रिचर्डसन का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, वो हम आप थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें क्या था आर बनाम रिचर्डसन के केस में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जो फैक्ट क्या था वो समझ लीजिए कि क्योंकि इस 3 बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं बताऊंगी, लेकिन टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चल पाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको आज बता दें आपको, फिर आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ये पूछा जाता है सेक्शन नंबर 5 से रिलेट करके और आपका ये तैयार होना चाहिए, इसलिए आप इसको बनाए रखें और इस चैनल में साथ साथ बने रहें, क्योंकि आर बनाम रिचर्डसन का जो केस है आप जब किताब में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हम आपको 2 लाइन में ही समझा देते हैं कि आर बनाम रिचर्डसन का केस क्या था, क्योंकि रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू का ही एविडेंस दिया जा रहा है, किसी और का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए, एक रिचर्डसन था, इसको कहा जाता है आर बनाम रिचर्डसन का केस, आर वर्सेस रिचर्डसन। इस मामले में क्या था, ए जो है जिसका नाम था रिचर्डसन और बी एक 16 साल की लड़की थी, नाम नहीं दिया है, कुछ भी बना सकते हैं। आर बनाम रिचर्डसन का केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ये रिचर्डसन था और इस लड़की के पास इसका आना जाना था। रिचर्डसन एक जगह कंपनी में यहाँ पे जॉब करता था, जिसकी ड्यूटी का टाइम था सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। किसी कंपनी में ये काम करता था। ये लड़की 16 साल की थी, गांव में रहती थी और इसके माता पिता दिन में कटाई करने चले जाते थे खेत की। लड़की के पास रिचर्डसन का आना जाना, देखिए रिलेवेंसी फैक्ट कैसे मिल रहे हैं। रिचर्डसन का लड़की के पास आना जाना था और इस आने जाने की स्थिति में इनके दोनों के एक शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। इन संबंधों के उपरांत ये लड़की रिचर्डसन से प्रेग्नेंट थी और ये जब प्रेग्नेंट हुई और इसको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, 16 साल की लड़की थी, तो इसने लोक लाज के कारण रिचर्डसन से एक दिन कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो और हम दोनों साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को कहने के बाद रिचर्डसन ने सुना और सुनने के बाद इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन इसने 2-3 बार और ये बात कही तो दोनों में एक झगड़े की स्थिति हो गई, दोनों में फाइट हुई और इसने कहा कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, बाद में देखूँगा। ये कह के, अब देखिए सेम ट्रांजैक्शन कैसे मिल रहा है, ये कह के यहाँ से चला जाता है और इसके मन में एक मैनसेट्रिया आ गया कि मैं अब इस लड़की का कत्ल कर दूंगा, जिससे रहेगी ना बांस ना बजेगी बांसुरी। ध्यान दीजिएगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहने का मतलब है कि काम भी हो जाए और कुछ पता भी ना चले, जैसे विकास दुबे वाला केस बता के आए थे आपको, इसी तरीके से सुनिए। साथ में संपर्क बनाए रखिएगा, जाइएगा नहीं छोड़ के चैनल को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस बात को सुनने के बाद लड़की अपने वहीं पर जो गाँव में उसमें थी। एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी, लड़की के माता पिता खेत पे गए थे काम करने, कोई उसमें जो है कुटिया में मौजूद नहीं था। रिचर्डसन आता है अचानक और उससे कुछ कहता नहीं है। दोनों में एक तरीके से फिर से झगड़े की स्थिति हो जाती है। घनघोर बारिश हो रही है, दोपहर के 12 बजे का समय है और 12 बजे से 1 बजे तक का रिचर्डसन का लंच टाइम रहता था, जो कि वो हर दिन जैसे कि उस लड़की के पास रोज कि वहीं आकर खाना खाता था और वहीं उनमें प्रेम मोहब्बत की बातें होती थी। इस बात को लेते हुए यानी कि जो उसका रोज का नियम था, उसी नियम के अनुसार वो इस लड़की के पास आता है और आने के बाद दोनों में झगड़ा होता है और वो इसका गला रेत देता है। तो जिस चीज़ से इसने गला रेता वो चाकू, और इस तरीके से वो एक हड़बड़ाहट में था रिचर्डसन के मारने के लिए भागने लगा। मारने के बाद और वो लड़की को मार देता है और जो जमीन में मिट्टी हुई थी
तो उस मिट्टी में रिचर्डसन के जूतों के निशान थे। अब ये बात आती है कि जिस समय वो लड़की जो है, वो तो लड़की तो मरी जाती है, और उसके बाद क्या होता है, पता चलता है कि भाई कौन मारा है, कौन मारा है। तो रिचर्डसन इतना घबराया हुआ था कि जब उसने पैर से जूते निकाले तो वो उसमें जो सॉक्स पहने हुए था अपने पैर में, वो सॉक्स निकाल के वो जो होता है गांव में कुटिया छप्पर होता है, उसमें वो उसको मोजे को रख देता है। मिट्टी लगे हुए मोजे वहाँ रखते हैं। तो देखिए एविडेंस कैसा मिल रहा है। तो वहाँ से भागता है वो, जो लंच के समय से लेकर जो अब उसका टाइम था 12 से 1 का टाइम, वो जब अपने फिर कंपनी की तरफ रवाना होता है तो इतनी घबराहट में था कि उस रास्ते में जो वो जूता पहना हुआ था वो निशान बनता हुआ मिट्टी पे चले जाते हैं। और जब वो जा रहा होता है तो जंगल में कई झाड़ियाँ होती हैं जो उसके चेहरे पे निशान बना देती हैं, जो वहाँ पे जब वो निकलता है तो झाड़ियों की रगड़ उससे लग जाती है और वो वहाँ तक कंपनी तक पहुँचता है। जैसे वो दिन के रोज काम करता था अपने, वैसे ही काम करने लगा। अब जब पुलिस को पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस आती है कि इस लड़की का मर्डर कैसे हुआ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि लड़की 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब ये बात पता चलती है तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, देखिए फैक्ट बन गया। क्या ए ने बी का मर्डर किया है? क्या मर्डर करने का उसका कोई इरादा था? समझिए, देखिए मैं पढ़ा के आई हूँ, रिलेवेंसी फैक्ट, फैक्ट एंड इशू। तो इस तरीके से उसने वहां जब पहुंचा कंपनी में तो पुलिस को ये पता चला कि रिचर्डसन रोज इसी समय यहाँ 12 बजे से 1 बजे के टाइम दोपहर में आता था। पुलिस उसकी कंपनी में पहुंचती है और पूछती है कि क्या ये बताइए कि इसका मर्डर कैसे हुआ, तो रिचर्डसन मुकर जाता है, नहीं पता चलता है। तो जब लड़की का दाह संस्कार किया जाता है तो सारे लोगों को बुलाया जाता है, उसमें रिचर्डसन भी शामिल था। रिचर्डसन जब आता है तो दाह संस्कार में सारे लोग जितने आए थे सबका जूता चप्पल बाहर उतरवाया जाता है और एक एक जो मिट्टी में जूते की नाप पाई गई थी, पुलिस इस बात की शिनाख्त करती है कि उसका सबका सैंपल लिया जाता है कि जो मिट्टी पे जूते की छाप पाई गई है क्या वो रिचर्डसन के जूते से मैच खा रही है। तो देखा जाता है कि वो रिचर्डसन के जूते से ही मैच खाती है और ये पता चलता है कि रिचर्डसन ही उसका जो है कातिल है, क्योंकि रिचर्डसन उसका वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो उसके बच्चे का बाप बनने वाला था। इसलिए जब उसने पूछा गया पुलिस ने इस बात को तो उसने सारी वाकया बताई कि मैं इस समय गया था और मेरी कंडीशन ये थी क्योंकि रिचर्डसन पहले से ही विवाहित था और ये चाहता था कि मैं इससे विवाह ना करूं। तो लड़की का गर्भ ठहरना रिचर्डसन के द्वारा और लड़की को मार देना और वहाँ से भाग जाना, रोज उस टाइम पे आना और आने के साथ साथ उसको उस कंपनी में फिर से जाना, अपने कामों को करना, एक तरीके से रिलेवेंसी फैक्ट जुड़ते चले गए हैं। तो आर बनाम रिचर्डसन के केस में यही बताया गया है कि कोई भी मामला जाएगा वो सेम ट्रांजैक्शन में जाएगा, रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्टर इशू में जाएगा और इसको कहा जाता है सेक्शन नंबर 6 रेस जेस्टे। तो रेस जेस्टे सिविल और क्रिमिनल मामलों पे दोनों पे लागू होता है, यानी कि इसका एक तरीके से कहा जाता है, इसमें हम रेस जेस्टे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि सेम ट्रांजैक्शन में कैसे काम हो रहा है, एक भी कड़ी इसकी टूटना नहीं चाहिए। तो रिचर्डसन का केस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा एक बार बुक से अब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और इस लाइन में आप देखेंगे एक एक लाइन टू लाइन बेयर एक्ट में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़िए और हमारे साथ आप एक संपर्क बनाए रखिए, साथ साथ चलिए और चीज़ों की जानकारी लीजिए। तो जहाँ पर बिहार जुडिशरी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, आज हमने आपको सेक्शन नंबर 31 तक रिवाइज करा दिए हैं।